तो हम तिलक के साधनों की चर्चा कर रहे हैं, उनको देखते हैं हम तिलक के क्या क्या साधन हैं। बाल गंगाधर तिलक। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि तिलक के जो साधन हैं, उन साधनों में जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, एक तो उनका साधन था या उनका जो तरीका था या मंत्र था वो था स्वदेशी। ठीक है। सेकंड या दूसरा जो है वो है बहिष्कार। एक उन्होंने कहा निष्क्रिय प्रतिरोध, और एक उन्होंने कहा या वो चाहते थे, वो थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा को उन्होंने अपने साधनों में इंक्लूड किया। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारे साधन लीगल तो हैं, लेकिन ये ब्रिटिश सरकार के विरोधी हैं। जहाँ तक अंग्रेज नरमपंथी जो वर्ग था या नरमपंथी वर्ग ने जो विषय लिया, उस विषय में उन्होंने शामिल किया किसको? अनुनय, विनय, प्रार्थना पत्र, प्रतिनिधि मंडल या रिमाइंडर। तो आप देखिए कि ऐसी जो नीति थी, उस नीति के अगेंस्ट में वो ऐसी नीति या ऐसे साधन लेकर आए हैं जो कि अंग्रेजी सरकार को किसी हद तक पसंद नहीं थे, या अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध भारतीयों में जागरूकता लाने का सर्वाधिक प्रभावी रूप से काम कर सकते थे। तो हम एक एक करके इनको देख रहे हैं। तो पहला हमारा जो है वो है स्वदेशी। स्वदेशी आप जानते हैं, स्वदेशी से तात्पर्य आपको पता है कि आज भी हम बात करते हैं, आज भी हम चीन का विरोध कर रहे हैं, तो भारत में उत्पादित, पूर्णतः भारत में उत्पादित वस्तुएं, ऐसे नहीं सिर्फ ठप्पा भारतीय लगाओ और वो बाहर से बनकर आ रहे हो, ऐसा नहीं। भारत में उत्पादित हो, भारत में ही निर्मित हो और भारत में ही उनकी सेल हो रही हो, ऐसा स्वदेशी। तो हम देखें तिलक। अब मैं स्वदेशी के बारे में बात करने से पहले मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि देखो हर राष्ट्र की अपनी संस्कृति होती है, हर राष्ट्र की अपनी भौगोलिक सीमाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, सांस्कृतिक सीमाएं होती हैं, सांस्कृतिक आवश्यकताएं होती हैं। हर संस्कृति को किसी पर्टिकुलर देश में आप स्थापित नहीं कर सकते, या हम कहें कि हम भारत की जो संस्कृति है या भौगोलिक विशेषताएं हैं या जो भी अन्य तत्व हैं, उनको हम किसी एक राष्ट्र में एज इट इज ऐसे कैसे स्थापित कर देंगे, वो वहाँ एडजस्ट कर जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मिस्टर तिलक भी कह रहे हैं, या मिस्टर तिलक भी चाहते हैं कि भारतीयों की जो संस्कृति है, भारतीयों की जो भौगोलिक सीमाएं या विशेषताएं हैं, वे अंग्रेजी या ब्रिटिश साम्राज्य या संस्कृति से थोड़ी सी अलग है। तो अलग होने के कारण हमें ये चाहिए कि हम उन्हें अपने अनुरूप ढालने का प्रयास करें और उन्हें अंग्रेजी प्रशासन के विरोध का एक मजबूत स्तंभ मानते हुए काम करें। तो देखें आप, तिलक ने स्वदेशी का समर्थन प्रारंभ से ही किया था, हालांकि सभी करते हैं मान लिया, लेकिन इतना नहीं किया था जितना तिलक करते थे। ठीक है। जबकि इस विचार को महत्व दिया जाने लगा कब, या ज़्यादा ये प्रचार प्रसार कब मिला? जब 1905 में भंग हुआ। जब भंग किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर एक ज्वार उठा 1905 से लेकर 1908 तक के दौरान संपूर्ण भारतवर्ष में बंगाल विभाजन के विरोध में दिवस मनाए जाने लगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा, अंग्रेजों के विरुद्ध जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, संपूर्ण बंगाल के अलावा संपूर्ण भारत में किए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो पा रहा था। तो इस विचार को महत्व दिया गया कब? जब बंगाल का विभाजन हुआ। और मिस्टर तिलक ने भी इसे राजनीतिक अस्त्र के तौर पर काम लेने का प्रयास किया। राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है। स्वदेशी को तिलक जो है, देखो मैं आपको जो बातें बता रहा हूं, आप इन सेंटेंसों की और व्याख्या कर सकते हैं कि इसी का प्रयोग क्यों किया, या ऐसे राजनीतिक शस्त्र की जरूरत क्यों पड़ी, बंदूक, गोली, तमंचे या और अन्य किसी भौतिक हथियार की आवश्यकता क्यों नहीं थी, या वो कारगर नहीं थे क्या।
ठीक है, तो इसी को और बड़ा कर सकते हैं, निबंधात्मक में आए, शॉर्ट में आ रहा है तो और शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखें आप, तिलक जो है स्वदेशी को आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रवाद से जोड़ते थे। राष्ट्रवाद का प्रतीक मानते थे स्वदेशी को। ये वही बात हो गई, विदेशी माँ या गोरी मेम होगी तो क्या हम अपनी मदर को छोड़ देंगे? कभी नहीं होंगे। माँ कितनी भी बुरी हो, माँ हमारी माँ हो, ठीक है ना। हम सब माइकल जैक्सन थोड़ी हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया था जो थोड़े से सांवले थे या काले थे, ऐसा कहा जाता है, और नए पेरेंट्स गोद लिए। कोई बच्चा गोद लेता है, उन्होंने पेरेंट्स गोद लिए थे। तो तिलक भी ऐसे ही कह रहे हैं कि हमें हमारे राष्ट्र में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए जो भारत की सुगंध देती हो, भारत की जो मिट्टी है उसकी महक जिन वस्तुओं से आए, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। आज भी हम इस बात पर विचार करते हैं, लेकिन आज हम इस तरह के विचारों का समर्थन तो करते हैं लेकिन व्यवहार में उनका पालन नहीं कर पाते हैं। आज हम सस्ती टिकाऊ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो विदेशों से आ रही हो हमारे पास। ठीक है, इसमें देखें क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि ये जो है स्वदेशी, इसको देखें आप, स्वदेशी क्या लेकर आती है अपने साथ? आर्थिक समृद्धि के साथ साथ, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ राजनीतिक जागरूकता भी लेकर आती है। अब आप देख सकते हैं कि जो भारत में चीनी उत्पादों का प्रयोग करे होंगे वो एक तरह से राष्ट्रवादी नहीं है, और जो कर रहे होंगे वो किस श्रेणी में आएंगे? कट्टर राष्ट्रवादियों की श्रेणी में। अच्छा, चीनी आइटम प्रयोग ले रहा है, तू देश का विरोधी है, तू चीन की मदद कर रहा है। और अगर जो राष्ट्रवादी व्यक्ति है चीन का प्रयोग नहीं ले रहे सामान, अच्छा ये पक्का राष्ट्रवादी है। ये रामदेव भी ये कहते हैं कि सारी वस्तुएं, हमारी पतंजलि वस्तु का प्रयोग इसलिए करें क्योंकि हम भारत की राशि को, जो मुद्रा है उसको भारत में ही रखते हैं, कहीं बाहर नहीं जाने देते। इस तरह की जागरूकता किसके साथ जुड़ी है? स्वदेशी के साथ जुड़ी है। स्वदेशी का विचार, अब वहाँ पर जो कीमतें हैं वो डिसाइड करती हैं। आज के आधुनिक समय में तो हम आर्थिक राष्ट्रवाद ज़्यादा पनप रहा है, तो उस आर्थिक राष्ट्रवाद की वजह से जो न्यूनतम अच्छी चीज़ मिल रही है उसकी तरफ हम ले लेते हैं। वहाँ हम अर्थ को और राष्ट्रवाद को अलग कर देते हैं। वहाँ ये कह रहे हैं कि आर्थिक समृद्धि और राष्ट्रवाद या राजनीतिक जागरूकता दोनों स्वदेशी के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा मानना है किसका? मिस्टर तिलक का। ठीक है, इसलिए वो इस नारे को अंग्रेजों के विरुद्ध प्रयोग करना चाह रहे हैं। आगे देखें आप, अब इस बात को अंग्रेज भी जानते थे कि स्वदेशी का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसलिए अंग्रेजों ने पहले ही कर दी थी। लेकिन अंग्रेज जो समझ थी या सोच थी या अंग्रेजी सरकार का मानना था, अंग्रेजी सरकार ने भारत के लघु और कुटीर उद्योगों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यानी भारत की आर्थिक निर्भरता, जो आर्थिक आत्मनिर्भरता थी उसको समाप्त कर दिया। और तिलक इस स्वदेशी के विचार के अंतर्गत उन उद्योगों को वापस खड़ा करना चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने स्वदेशी को ज़्यादा आगे बढ़ाने का या उसका प्रचार प्रसार करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाया। इसको देखें आप, स्वदेशी से मतलब क्या हो गया? भारत में उत्पादित और भारतीयों के द्वारा निर्मित, खासकर ऐसे उद्योगों में, ठीक है, वस्तुओं का प्रयोग किया जाए। आगे देखें आप इसको, तिलक के स्वदेशी या स्वदेश का जो था नारायण जो मंत्र दिया था उसके दो पक्ष थे। ठीक है, उन्होंने कहा क्या थे? एक तो उन्होंने कहा कि भारतीयों के द्वारा जो कुटीर उद्योग है उनको बढ़ावा मिलेगा, भारतीयों की बेरोजगारी दूर होगी,
भारतीय संसाधन यही होंगे, भारतीय मुद्रा बाहर नहीं जाएगी, इस तरह के उनके विचार थे। देखें आप, एक तो था बेरोजगारी से संबंधित, देखें आप भी जानते हैं कि आर्थिक समृद्धि या आत्मनिर्भरता कितनी आवश्यक चीज है। तिलक के अनुसार भारतीय तकनीक जो थी वो उतनी उन्नत नहीं थी, आवश्यकता ही नहीं थी। भारत में छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, इस कारण भारतीयों को किसका सामना करना पड़ रहा था? बेरोजगारी का। और जब आप बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं तो राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे खिसक जाता है। तो उन्होंने कहा कि जितने ज़्यादा आप स्वदेशी का प्रयोग करेंगे उतना ही भारतीयों के जो लघु उद्योग या कुटीर उद्योग हैं, उन कुटीर या लघु उद्योगों को सामान उपलब्ध होगा, और वो सामान उपलब्ध होगा वहाँ से, तो वहाँ उन लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा जो ऐसे उद्योगों से जुड़े हुए हैं। इसलिए आप स्वदेशी का प्रयोग कीजिए। हम भी आज भी इसी विचार पर हैं, आज भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीयों को क्या हो जाए, फायदा हो जाए। और इसके लिए उनमें जागृति लाना आवश्यक था, यानी उन्हें समझाना जरूरी था। मतलब जरूरी नहीं है कि हर लोग आर्थिक हित के कारण ही स्वदेशी नहीं खरीद रहे होते हैं, कई लोगों को जागरूकता भी नहीं होती, पता भी नहीं होता है कि ये सामान कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, इसको बनाने वाला कौन है, इसके इफेक्ट कितने होंगे। क्योंकि हर भारतीय इकोनॉमिस्ट नहीं है, अर्थशास्त्री नहीं होता है हर नागरिक, उसको पता नहीं होता है। इसलिए उसमें आवश्यक था कि उसमें जागृति लाई जाए, और उस जागृति के लिए प्रयास कर रहे थे मिस्टर तिलक। ठीक है, एक पक्ष तो ये हुआ कि उन लोग बेरोजगारी समाप्त करनी थी भारतीयों में, ताकि उनमें राजनीतिक जागृति आए। दूसरा था कि इसके जैसे जैसे भारतीय सामान की मांग बढ़ेगी, देखो कहीं ना कहीं हर दादा भाई नौरोजी हो चाहे कोई और हो, वो इकोनॉमिस्ट भी हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं। तो तिलक भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं राजनीति से, या अर्थशास्त्र को राजनीति शास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है मिस्टर तिलक के द्वारा। मांग बढ़ेगी तो उद्योगों की जो तकनीक है, उद्योगों की तकनीक में भी विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा। सीधी सी बात है, विकास होगा जिससे क्या होगा, हमारे यहाँ भी औद्योगिकीकरण होगा। अब अंग्रेजों ने कच्चा माल तो हमारे यहाँ से लिया, रेल लाइन का डेवलपमेंट किया, जैसा कि हमने पहले बात की है, कच्चा माल भी लिया, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि उस कच्चे माल को उन्होंने प्रोडक्ट में बदलने के लिए फैक्ट्रियां या नहीं लगाई, जिससे भारत की जो निर्भरता है ब्रिटिश सरकार पर या ब्रिटिश उद्योगों पर समाप्त होगी। तो आप समझ गए होंगे कि तिलक का विचार आज भी प्रासंगिक है। आज भी हम यही सोच रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने यहाँ डेवलपमेंट कर लेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी, और वो निर्भरता कम होगी तो हम भी डिसीजन लेने में क्या होंगे, ज़्यादा मजबूत होंगे। ये दो विचार, दो आइडियाज़ उन्होंने दिए, और इन दो आइडियाज़ का प्रभाव ये रहा कि भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। आज जिस टाटा को आप जानते हैं, टाटा को हम राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं, जबकि आर्थिक व्यक्ति है, ये ध्यान रखिए।
जमशेदजी जो टाटा है, जमशेदजी टाटा को आप किससे जोड़ सकते हैं? राष्ट्रवाद से। कैसे व्यक्ति हैं? औद्योगिक, सबसे ज़्यादा औद्योगिक विकास भारत के शुरुआती वर्षों में, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, और आज भी जिस परिवार ने किया है वो है रतन टाटा वर्तमान में तो, और उनसे पहले जमशेदजी टाटा। इन टाटा परिवार शुरू से लगा हुआ है। तो इन्होंने औद्योगिकरण की शुरुआत की भारत में भारतीयों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने 30 लाख रुपए का डोनेशन दिया था जमशेदजी टाटा ने, इसका उल्लेख किया है तिलक ने। जमशेदजी टाटा, अब जमशेद टाटा निकलता ही नहीं है, आप ये देखिए जमशेद टाटा निकलेगा ही नहीं मेरे मुंह से या किसी से भी, रतन टाटा को फिर भी कह देंगे। जमशेदजी जो टाटा थे उन्होंने 30 लाख रुपए का डोनेशन दिया या सहायता दी, किसके लिए? नए शोध और अनुसंधान करें, आप रिसर्च करें। तो उन्होंने उस समय 30 लाख रुपए डोनेट कर दिए थे। तो इस बात की तिलक ने भी बहुत सराहना की अपने पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्वदेशी मात्र भारतीय सामान खरीदना ही नहीं, उसके कई इफेक्ट थे, और उन इफेक्ट का समर्थन किसके द्वारा किया जा रहा है? तिलक के द्वारा। उससे पहले किसी ने ये विचार नहीं दिए, और दिए हैं तो उनका समर्थन नहीं किया, इस तरीके से आइडिया पूरा प्रस्तुत नहीं करने का काम किया, ठीक है। तो ये तिलक के साधन कुछ विध्वंसकारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार के लिए जरूर विध्वंसकारी साबित हो रहे थे। ठीक है, आगे चले। अगला जो उनका साधन है वो है बहिष्कार का, बायकॉट, बॉयकॉट। आगे जो साधन है वो है बहिष्कार करना। ये भी एक राजनीतिक अस्त्र था, ठीक है। यह एक कैसा था? दबावकारी अस्त्र। अब इसके अंतर्गत क्या होता था? इसके अंतर्गत राजस्व, न्याय व्यवस्था का विरोध करना या उसका बहिष्कार करना। ठीक है, इसके माध्यम से तिलक ने क्या किया कि उन्होंने जो, अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो बहिष्कार है, बहिष्कार स्वदेशी के आगे की स्टेज थी। ये स्वदेशी के आगे की स्टेज या चरण, ये बात ध्यान रखें आप इस तरह से पढ़ेंगे, इसलिए पॉलिटिकल साइंस साइंस कहलाती है। हो सकता है ये पेपर आपको साइंस नहीं लगे। बहिष्कार स्वदेशी के आगे का चरण था। कैसे कि आपने जब आपने स्वदेशी का उत्पादन कर दिया, पहले तो बहिष्कार कर ही नहीं सकते, फिर चीजें कहाँ हैं, प्रोडक्ट कहाँ है हमारे पास, या जिन प्रोडक्ट की डिमांड है पहले उसका हमने स्वदेशी के अंतर्गत क्या किया, उत्पादन किया, या जिनकी मांग थी उन प्रोडक्ट को क्या किया, उत्पादन किया। अब वो उत्पादन होने लगा, अब उत्पादन होने लगा तो अब आप क्या करेंगे, उनके लिए मार्केट जब तैयार करेंगे तो पहले उनसे उनकी जो पूरक वस्तुएं हैं या उनसे संबंधित जो वस्तु मार्केट में उपलब्ध है उनका क्या करना पड़ेगा, आपको बहिष्कार करेंगे आप उस व्यवस्था का। तब आप नई व्यवस्था को तब नई व्यवस्था या नई चीज़ें क्या आएंगी, प्रयोग में आ सकती हैं। तो आगे चलें, अब आगे तो यहाँ पर ये क्या है कि न्याय व्यवस्था का क्या करना है, उनको बहिष्कार करना है। अब इससे क्या होगा कि भारतीयों की बहिष्कार अगर अच्छे तरीके से पालन किया जाएगा तो अंग्रेजों को पता लगेगा कि भारतीय वास्तव में उनके बारे में क्या सोचते हैं। भाई आगे
अगर मैं आपसे बताऊं तो ये मिस्टर सत्याग्रह में भी मिस्टर गांधी के द्वारा भी प्रयोग किए गए हैं बहिष्कार जैसे कार्यक्रम। गांधी जी ने अपने कार्यक्रम चलाए थे, उनमें सत्याग्रह के अंतर्गत उनमें बहिष्कार एक कार्यक्रम था। ठीक है, बहिष्कार के अंतर्गत भारतीयों की भावनाओं से ब्रिटिश शासन को परिचित कराया जाता था। ब्रिटिश शासन को अवगत कराया जाता था। ठीक है, अब ब्रिटिश शासन को अवगत कराया जाता था तो वास्तव में वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप किसी के माध्यम से अगर आप किसी के विचारों से सहमति नहीं रखते हैं, ठीक है, आप उसका विरोध नहीं करें, चलो हाँ भाई ठीक है। एक चीज़ ऐसी आती है जहाँ उसका सहमति तो नहीं, उसके एंटी कोई विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, या आप उसके द्वारा जो चीज़ प्रस्तुत की जा रही है उसको हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति की अगर सेम वस्तु आप प्रयोग में कर रहे हैं तो वो समझ जाएगा दूसरा व्यक्ति कि ये या तो इस वस्तु से खुश नहीं है, पहली बात, दो विचार आएंगे, या फिर ये व्यक्ति मेरे से खुश नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर वस्तु से भी हम खुश नहीं हैं क्योंकि हम ब्रिटिश सरकार से खुश नहीं हैं। ब्रिटिश सरकार से खुश नहीं है इसलिए हम उसकी बनाई हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। एक विचार, दो विचार। तीसरा, हम अपनी वस्तु का प्रयोग करना चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ वो जो दो पक्ष बताए उन दो पक्षों का हमको विकास करना है, और जब तक बहिष्कार नहीं करेंगे तो एक तो सामने वाले को अपनी भावनाओं से अवगत नहीं करा पाएंगे, और दूसरा हमारे स्वदेशी के अंतर्गत जो वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं उन वस्तुओं को हम प्रयोग में लाने के लिए मार्केट या वातावरण नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने सत्याग्रह के बहिष्कार के माध्यम से भारतीय वस्तुओं के लिए माहौल बनाने का काम किया मिस्टर तिलक ने। अब देखें, अब यहाँ पर भी तिलक और गोखले में क्या चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं। तो यहाँ पर न्याय के लिए तो उन्होंने पंचायत व्यवस्था बना दी, पंचायतों के माध्यम से न्याय हो। भाई आगे हमारे पास उपाय भी तो होने चाहिए, हमने इसका बहिष्कार तो कर दिया, वस्तुओं का उत्पादन तो हमने कर दिया स्वदेशी के अंतर्गत, ऐसे ही हमने भी क्या कह दिया, फिर यह न्याय व्यवस्था का विरोध करने के बाद आप पंचायतों का प्रयोग करें। क्या किया जाए, किसका प्रयोग किया जाए, पंचायत, जो कि हमारे यहाँ न्याय के लिए पहले से ही काम कर रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी तिलक और गोखले में क्या चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं। यहाँ भी गोखले साहब क्या करते हैं कि नहीं, आप जो कर रहे हैं स्वदेशी तो ठीक है, स्वदेशी तक का तो, लेकिन स्वदेशी का भी उन्होंने समर्थन कांग्रेसियों ने इतना खुलकर नहीं किया था जितना कि ये करे थे। अब यहाँ पर क्या है, तिलक और गोखले उदारवादी उग्रवादी विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, अब देखो ये वैसी ही बात है, राष्ट्रवाद, ठीक है, दबाव की राजनीति, ये इस दबाव की राजनीति का विरोध करते हैं। और ये साधनों की नैतिकता, यानी जो गोखले हैं वो साधनों की नैतिकता में बिलीव करते हैं। जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी के गुरु हैं गोखले, तो साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। गांधी ने भी यही कहा और गोखले भी यही कहे। और जो तिलक हैं वो साधनों की पवित्रता या साधनों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए इन दोनों में बनती नहीं है। अब इसको अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं तो एक तो आप राष्ट्रवाद के अंतर्गत किसी वस्तु का प्रयोग ही नहीं करें। मार्केट में दोनों हैं, एक तरफ चीन की लाइटें हैं, एक तरफ इंडियन लाइटें हैं। तो अगर आप राष्ट्रवादी हैं, सच्चे राष्ट्रवादी हैं, अगर इस तरह से देखें तो आप उपलब्ध होने के बावजूद भी चीन की लाइटों का प्रयोग नहीं करेंगे, स्वदेशी यानी भारतीय लाइटों का प्रयोग आपके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, एक आपने ज़बरदस्ती चीन की लाइटों को रोक दिया आने से ही, चीन की लाइटें आएंगी ही नहीं भारत में, और फिर हमको ज़बरदस्ती राष्ट्रवाद के आधार पर अब मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है तो हमको मजबूरी में भारतीय वस्तुएं खरीदनी पड़ेंगी। तो ये तो दबाव की राजनीति हो गई, दबाव डाला जा रहा है भारतीय उपभोक्ताओं पर भी और चीनी विक्रेताओं पर भी कि वो भारत में अपना सामान नहीं लाएं। ठीक है, जबकि गोखले क्या चाह रहे हैं कि दोनों चीज़ें उपलब्ध हों और उनमें से भारतीय वस्तु का प्रयोग करें। एक राष्ट्रवाद वैसा हो सकता है, इस कारण थोड़ा बहुत इनमें मतभेद चलता रहता है। जबरदस्ती का काम यहाँ पर नहीं चाहते हैं गोखले, और ये चाहते हैं कि कैसे भी करके अंग्रेजी वस्तुओं का, अंग्रेजी व्यवस्थाओं का बहिष्कार किया जाए।
ठीक है, तो आगे मैं आपको जो बताता चल रहा हूँ वो आपके गोखले जब पढ़ेंगे तब भी काम आएगा, और गांधी जो हमने पढ़ाया था उसका रिपीटेशन भी होता रहता है। आगे ये प्रश्न आ जाते हैं कि गांधी का साधन और साध्य के प्रति विचार किस प्रकार के हैं। चलें आगे देखें। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि बहिष्कार हुआ, स्वदेशी हुआ, एक है निष्क्रिय प्रतिरोध, जो साधन है, जैसा आप जान ही रहे हैं निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब अभी बता देंगे, आपके समझ में आएगा। ये बहिष्कार के आगे की कहानी है या आगे की चरण है, पहली बात तो ये ध्यान रखें, बहिष्कार के आगे का चरण। ठीक है, क्योंकि सहयोग नहीं करना, अभी मैं बताऊं आपको कि मिस्टर तिलक मानते हैं कि तिलक क्या, निष्क्रिय प्रतिरोध। ये एग्जाम्पल से भी सिद्ध है कि भारतीयों के द्वारा (1857) की क्रांति का अगर जिक्र करें अगर हम, तो वहाँ क्या सभी भारतीयों ने उन क्रांतिकारियों का सहयोग किया था? क्या नहीं किया था। यानी कहीं ना कहीं कुछ लोग अंग्रेजी सत्ता को प्रशासन संभालने में या उसको बचाने में या अपने आप की सुरक्षा करने में सहायता कर रहे थे। कहीं ना कहीं संपूर्ण भारत में एक साथ लोगों ने इनका विरोध नहीं किया था, और जो कर रहे थे उनमें भी सक्षम नहीं थे या पूरी तरह से तन मन से नहीं लगे। जैसे हवा बही वैसे उन्होंने अपना पक्ष भी बदल लिया। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय भी अंग्रेजों का प्रशासन चलाने में सहयोग नहीं करें या अपने आप को उनके प्रशासन से अलग कर लें, उनकी व्यवस्थाओं से बिल्कुल अलग कर लें, तो भारत में अंग्रेजों का टिकना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसा मिस्टर तिलक भारतीयों से अपेक्षा कर रहे थे, और इसी को क्या कह रहे हैं, वो निष्क्रिय प्रतिरोध कह रहे हैं। अब निष्क्रिय प्रतिरोध ऐसे होते हैं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे किसी पति पत्नी में नहीं बनती है तो वो एक दूसरे को सुधारने का प्रयास या तो कर चुके हैं या उन्होंने उम्मीद छोड़ दिया, तो वो अंत में तलाक ले लेंगे। ठीक है, आगे का स्टेज ले लेंगे। लेकिन कुछ पति पत्नी ऐसे भी होते हैं कि तलाक भी नहीं लेंगे और एक दूसरे को परिवर्तित करने का निरंतर क्या करते रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे। तो वो जो निरंतर प्रयास है वो सक्रिय प्रतिरोध में साथ रहेंगे भी और चैन से रहेंगे, वो अलग बात है, लेकिन साथ रहेंगे और बदलने का प्रयास करते, अच्छाई से, लड़ाई से, झगड़े से, प्यार से, कैसे भी करके, लेकिन तलाक नहीं लेंगे। एक तरफ वो है कि नहीं भाई साहब मैं तो कोशिशें कर ली सारी, नहीं बैठेगा ये, तो वहाँ पर क्या करना है, संबंध एकदम से पूरी तरह समाप्त कर लिए जाए। जहाँ जहाँ वहाँ आप उनके सहयोगी रहे, वहाँ वहाँ आप अपने सहयोग को वहाँ से हटा लें। ये ऐसी ही व्यवस्थाएं आपकी किसी से नहीं बनती है तो पूरी तरह से रिश्तों को, संबंधों को क्या कर देना, समाप्त कर देना। जबकि सक्रिय प्रतिरोध में क्या कर रहे थे मिस्टर गांधी, निष्क्रिय प्रतिरोध के समर्थक नहीं थे। उनका कहना था सक्रिय प्रतिरोध किया जाना चाहिए, साथ रहें, जहाँ गलत है वहाँ बताएं, जहाँ सही है वहाँ सहयोगी रहें। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नहीं, पूरी तरह से क्या कर देना है हमको, वो जो प्रशासन चलाने में भारतीय हम अंग्रेजों की सहायता कर रहे हैं वो सहायता हमारे द्वारा नहीं की जानी चाहिए। इसी को किसका नाम दे दिया उन्होंने, सक्रिय और निष्क्रिय सहयोग प्रतिरोध का। ठीक है, यानी प्रशासन में भारतीयों द्वारा सहयोग नहीं किया जाना। क्या ये अब पॉसिबल था? क्या बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। ठीक है, नहीं किया जाने क्या कहलाएगा, निष्क्रिय प्रतिरोध। ठीक है, आगे देखें हम। इसका समर्थन क्यों करते थे? क्योंकि तिलक जानते थे कि भारतीयों के मन में ब्रिटिशर्स के प्रति
भाई इसके लिए क्या फ़ायदा था? भारतीयों के मन में जो विरोध की भावना थी, बिना हिंसक साधनों के प्रकट करना, यानी भारतीयों को, स्वाभाविक है हम खुश नहीं थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंसक साधनों का फिर भी समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो बिना हिंसक साधनों का प्रयोग किया, हिंसक तौर तरीकों को अपनाए, भारतीय अपने विरोध को प्रकट कर सकते थे, उनसे बिल्कुल संबंध खत्म करके या प्रशासन में उनकी भागीदारी में साथ न देकर। ठीक है, ये ही क्या कहलाएगा? निष्क्रिय प्रतिरोध। हालांकि मिस्टर गांधी कहते थे कि निष्क्रिय प्रतिरोध गरीबों का, कमजोरों का साधन है, क्योंकि वो अपने आप को इतना वीक समझ लिया है, उसने इतना कमज़ोर समझ लिया है कि उसको उम्मीद नहीं है कि सामने वाला कोई बदलाव करेगा, सामने वाला मेरी कोई बात मानेगा, इससे बेहतर है कि मैं उससे अपने संबंध खत्म कर दूँ, उसको एहसास दिलाऊं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, अंग्रेज इतने आसान नहीं थे, वो तो चिकने घड़े थे। तात्कालिक अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ, अब तो ब्रिटिशों की वो सत्ता नहीं रही है, अब अमेरिकन का प्रभाव आ गया। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूँ कि निष्क्रिय प्रतिरोध भी उनका एक तरीका था कि प्रशासन को त्याग दिया जाए, प्रशासन में सहयोग नहीं किया जाए। आगे चले, क्योंकि उनका मानना था कि पॉसिबल तब तक ही है जब तक कि अंग्रेजों को हम सपोर्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अंग्रेजों की सेना इतनी सी थी, संख्या इतनी सी है, लेकिन पूरे भारत पर उन्होंने शासन किया क्योंकि उनको भारतीयों का सहयोग मिल रहा था। ठीक है, आगे चले। जो अगला जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है या बिंदु है वो है एजुकेशन। चौथा जो उनका उपाय है या साधन है, उसकी हम बात करें शिक्षा की। राष्ट्रीय शिक्षा, शायद मैं क्रम से वो नंबर डालना भूल रहा हूँ, तो आप याद रखें ये उसी में होंगे, इसके अंदर सब पॉइंट है या तो ऐसे मान लें। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा। अब देखिए, शिक्षा किसी के लिए भी अनिवार्य है, शिक्षा के माध्यम से जितना परिवर्तन किया जा सकता है उतना परिवर्तन शायद किसी अन्य माध्यम से नहीं किया जा सकता। इसीलिए अंग्रेजों ने भी भारतीय शिक्षा पद्धति को बदलने का या भारतीय शिक्षा पद्धति के माध्यम से अपने लिए वफादार फेथफुल पर्सन्स तैयार करने का जो काम किया गया था वो आज भी अनवरत चालू है। ठीक है, इसलिए तिलक ने भी कहा कि अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति के बजाय भारतीय शिक्षा पद्धति भारतीयों को जागृत करने के लिए ज़्यादा अनुकूल साबित हो सकती है। और जैसा कि आपको मैंने बताया भी है कि तिलक खुद भी एक बहुत उच्च शिक्षित परिवार में थे, उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से भी शिक्षा प्राप्त की, यानी जो अंग्रेजी सभ्यता या संस्कृति के माध्यम से जो शिक्षा प्रदान की जा रही थी वो भी उन्होंने प्राप्त की, लेकिन पारिवारिक संस्कारों या परिवार में जो माहौल मिला था उससे उनका भारतीय शिक्षा पद्धति के प्रति भी बराबर मोह या उनके प्रति जो जागरूकता थी वो बनी रही। यानी उन्होंने दोनों प्रकार की शिक्षाओं में, दोनों प्रकार की शिक्षा पद्धतियों में समन्वय स्थापित कर या देखा, समन्वय तो स्थापित करने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति को ही ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने दोनों की कमजोरियों को देखा, खूबियों को देखा, और उसके बाद अब भारतीय शिक्षा पद्धति में क्या किया जा सकता है या किस प्रकार से भारतीय शिक्षा पद्धति को राष्ट्रवाद से जोड़ा जा सकता है, इसका प्रयास उनके द्वारा किया गया। तो इसी को अब हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो तिलक के बारे में हमें ये पता है कि तिलक खुद भी भारतीय संस्कृति के पोषक रहे हैं। तो पहली बात तो देखिए कि उनकी शिक्षा पद्धति का उद्देश्य तो करेंगे, उससे पहले हम देखें कि क्या कारण थे कि वो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के विरोधी थे। तो उनका मानना था कि अंग्रेजी, पहली बात तो अंग्रेजी पद्धति भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं थी। अनुकूल नहीं थी, पहली बात। ठीक है, हालांकि उन्होंने पढ़ रखा था। कारण क्या था कि अंग्रेजी मात्र एक भाषा थी और वो काफ़ी क्लिष्ट थी। कहने का मतलब उसमें कई कई क्षेत्र के आधार पर विभाजन हो रहे थे।
सभी भारतीयों के द्वारा इसका अध्ययन नहीं किया जाता। तो अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही थी कि जो अंग्रेजी बोलने में एक्सपर्ट थे या विशेषज्ञ बन गए थे, अच्छे से बोल पा रहे थे, एक वर्ग वो तैयार हो रहा था। एक तो अंग्रेज तो थे ही थे, उसके अलावा जो भारतीय अच्छे अंग्रेजी बोल पा रहे थे, एक वर्ग उनका तैयार हो रहा था। और दूसरा वर्ग वे था, बहुसंख्या वही थे जिनको अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं था। तो उनके अंदर एक वो जो मिडिल वर्ग का जो शब्द आ जाता है, वैसे व्यक्ति जो थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा को लेकर हीनता से ग्रस्त हो जाते थे। सब चीज़ें अच्छी थी लेकिन बस अंग्रेजी बोलना उनको नहीं आता था। तो इस कारण उनके मन में जो भावना आ जाती थी, हीन भावना, उससे कहीं ना कहीं उनका विकास या उनका बौद्धिक स्तर या मानसिक स्तर कहीं ना कहीं प्रभावित रहता था। तिलक हालांकि ऐसे नहीं थे। तिलक में संपूर्ण रूप से अपनी संस्कृति के प्रति या अपनी भाषा के प्रति एक स्वाभिमान की भावना थी, तो वो कहीं भी इस प्रकार के हीन भावना से ग्रसित नहीं थे। इसलिए भारतीयों में अंग्रेजी के प्रति मोह, सम्मोहन था और हिंदी या भारतीय भाषाओं के प्रति या संस्कृति के प्रति हीनता की भावना आ रही थी। आप ये खुद भी जानते हैं कि आप किसी अंग्रेज से बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको वो समझेगा नहीं, आप उसको नहीं समझेंगे। लेकिन जो एक हिंदुस्तानी व्यक्ति होगा और वो हिंदी के प्रयोग करेगा तो उसका एटीट्यूड थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसके बात करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी आनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी ही आनी चाहिए ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता या थोड़ा सा सपोर्टिव नहीं होता। कहीं ना कहीं हीनता की भावना आ जाती है। जो बालक, मैं सभी बालकों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बालकों की, उनमें अगर आपको एक बड़ी लेवल पर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करना है तो चीन की तरह तो है नहीं। चीन ने अपनी भाषा को प्रमोट करता रहता है अपने प्रोडक्ट हर माध्यम से, ठीक है। और लेकिन भारतीयों में ऐसी भावना नहीं, वो अंग्रेजी के प्रति आज भी उनमें सम्मोहन थोड़ा सा है। तो यही मैं कह रहा था, वहाँ से लेकर आज तक कुछ ऐसा ही है। आगे देखें आप, तो ये कारण हुए जिससे अंग्रेजी के प्रति मिस्टर तिलक का एक मोह कम था। अब इसका उद्देश्य देखें भारतीय शिक्षा पद्धति का। तिलक के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, जो जो विकास उसके लिए आवश्यक है उन विकास के लिए शिक्षा क्या करे, काम करे। केवल मात्र अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने विकास में सक्षम बनना चाहिए, बिना किसी हीन भावना के। उसमें स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता जैसे गुण विकसित होने चाहिए। किसी भी शिक्षा का उद्देश्य देख लीजिए आप, यही रहता है। लेकिन अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी का प्रचार इसलिए किया कि वो ही समझ सके। मजबूरी में उन्होंने अंग्रेजी का प्रचार किया था, हालांकि ठीक है, होना चाहिए। शिक्षा
भावनात्मक और सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांध सकती है। ठीक है, आप देखेंगे भारत के अलावा जितने भी राष्ट्र हैं कहीं ना कहीं उनका शैक्षिक रेट जो है, शिक्षा दर जो है वो भारत की तुलना में ज़्यादा है। तो वो अपने राष्ट्र के प्रति ज़्यादा समर्पित, ज़्यादा डिटरमाइंड रहते हैं, ताकि वो क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि कहाँ, ऐसा नहीं कि वहाँ सरकार का विरोध नहीं होता, सरकार का विरोध किस तरीके से करना है, राष्ट्र के लिए आवश्यकता होती है तो किस तरह से एकजुट होना है, और किन किन माध्यमों से हम सरकार की या राष्ट्र की मदद कर सकते हैं। तो वहाँ शिक्षा का स्तर भारत की उस समय की भारतीय शिक्षा से ज़्यादा था। हालांकि भारत उस समय शिक्षा, इस किताबी शिक्षा में पीछे हो सकता है वैसे, लेकिन नैतिक मूल्यों में या चारित्रिक मूल्यों में आज के मानव की तुलना में ज़्यादा मजबूती से शिक्षित था। शिक्षित अक्षर ज्ञान के साथ साथ संस्कारों की भी बात आती है जब हम शिक्षित शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी शिक्षा देने के लिए ही उन्होंने ठीक है, तिलक ने, आगरकर और चिपलूनकर के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, न्यू इंग्लिश स्कूल, फर्ग्यूसन कॉलेज, स्थापित किए थे। यानी शिक्षा के उनके प्रयास जो थे वो 1880 से लेकर और 85 और उससे भी आगे तक चलते रहे थे। ठीक है, तो इस दौरान उन्होंने जिन सिद्धांतों को लेकर वो खुद जागरूक थे या वो चाहते थे कि ऐसी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए या ऐसी शिक्षा भारतीयों को मिलनी चाहिए, और इस शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रवादी व्यक्तियों को तैयार किया जाना चाहिए, तो उन्होंने स्वयं ये बीड़ा उठाया कि हमें कैसी शिक्षा या कैसा स्कूल तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये कॉलेज खोलने का, जो मैंने आपको पहले ही बता दिए, तो इसलिए मैंने कहा कि आप उन चीज़ों को पहले ही देखें या उस वीडियो को जो हमने पहले बना रखा है उसको एक बार देखें, और फिर जब जब ये घटनाएं यहाँ आए तो इनको उसको रिवाइज करते चलें। देखिए, आप इन घटनाओं का उल्लेख करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो व्यक्ति क्या था, कैसा था। जिस तरह हम सरस्वती को सामने रखते हैं तो हमें विद्या की बारे में सोचेंगे, लक्ष्मी की चिंता नहीं करेंगे, बुद्धि की चिंता नहीं करेंगे। तो ऐसे उस व्यक्ति को देखें, आप उसका विश्लेषण करें, किसके माध्यम से, उनके लेखों, विचारों, जो उन्होंने स्पीच दी है या जो बुक्स उनके द्वारा लिखी गई हैं, उनको जब पढ़ेंगे तब आपको उनके बारे में, उनके सोचने समझने का पता लगेगा। तो तिलक की शिक्षा नीति या शिक्षा पद्धति की 4 पक्ष थे मुख्य। ठीक है, उसमें पहला है कि शिक्षा क्या हो, सहज हो। शिक्षा जन सुलभ हो, आसानी से उपलब्ध हो और सभी को उपलब्ध हो, तथा सस्ती दर पर। सस्ती शिक्षा मत कर देना, कई लोग जल्दी में क्या लिख देते हैं, सस्ती शिक्षा का समर्थन करते थे, ये मत कर देना। शिक्षा कभी भी सस्ती नहीं होती, सस्ती दर पर शिक्षा उपलब्ध हो, सस्ती दर पर शिक्षा प्राप्त हो। और ये शिक्षा भारतीयों द्वारा भारतीयों को उपलब्ध हो। यह शिक्षा कैसी हो, इसमें धार्मिक शिक्षा भी क्या की जाए, शामिल की जाए।
हंटर कमीशन को जो सिफारिश की गई थी वो सिफारिशें मिलती जुलती हैं इसके, ये ध्यान रखें आप। और अंतिम जो उस समय का तात्कालिक उद्देश्य ये था, देखो मेन उद्देश्य तो क्या है, ये लाइफ टाइम चलने वाला, लेकिन तात्कालिक उद्देश्य क्या है, शिक्षा के द्वारा भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए तैयार किया जाए, या ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि भारतीय लोग राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या हो जाएं, तैयार हो जाएं। ठीक है, ये 4 उद्देश्यों को लेकर उन्होंने अपने विद्यालयों की या अपने कॉलेज की शिक्षा पद्धति का संचालन करना प्रारंभ किया। ये है मिस्टर तिलक की शिक्षा नीति की मुख्य बातें, जो आज भी हम देख रहे हैं जनसुलभ है। ठीक है, आज हम देख रहे हैं कि 25% सीटें जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए रिजर्व कर दी गई है। ठीक है, मूल अधिकार भी बन गया है ये, और मूल कर्तव्य भी बना दिया गया है। ठीक है, आज भारतीय शिक्षा दे रहे हैं, पहले भी शिक्षा देते थे भारतीयों को। क्या हम विदेशी लोग भी हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, हमारे यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी है अपने यहाँ, तो उस राजस्थान यूनिवर्सिटी में विदेशी स्टूडेंट भी पढ़ने के लिए आते हैं, और हम भी विदेशों में एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं। यानी आज शिक्षा का ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। आगे चले, फिर आगे चलते हैं हम। ये पक्ष थे, तो उन्होंने और आगे क्या क्या उपाय दिए देखें। दूसरी बात देखें, जो तिलक बात कर रहे हैं या तिलक कहना चाह रहे हैं, उन सब एक एक चीज़ की बात करते हैं। पहला बिंदु हो गया, उसमें दूसरा देखें आप, शिक्षा का माध्यम। सीधी सी बात है, बार बार बतानी ही पड़ रही है, आपके दिमाग में बैठ जाए। दूसरी बात, उनके अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मातृभाषा। आप समझ गए होंगे, आप सबसे सहज किस में होते हैं, इसका क्या कारण था, व्यक्ति या बालक जो सीखने जा रहा है वो सबसे सहज किस में होता है। यानी अभी भी आपने देखा होगा नई शिक्षा नीति आई है, उसमें भी कह दिया गया है 5वीं तक मातृभाषा में ही होता है। और ये हमारे यहाँ अंग्रेजों की तो मातृभाषा अंग्रेजी है, इसलिए उनके लिए इजी रहता है। वो हिंदी, अगर उनको हिंदी सिखाई जाएगी तो उनको उतनी टफ लगेगी जितनी हमें अंग्रेजी लगती है। ठीक है, तो हमारा जो माध्यम है वो कैसा होना चाहिए, मातृभाषा में हमको शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति सबसे सहज इसी में होता है। वो अपने विचारों को अभिव्यक्त बड़ी आसानी से कर देगा, बड़ी आसानी से उसको समझाया जा सकेगा। जब उसका लेवल हाई हो जाएगा, समझने की उसकी हर चीज़ डेवलप हो जाएगी, या उसकी सोच इतनी विस्तृत हो जाएगी, तब उसको शायद किसी अन्य माध्यम से शिक्षित किया जाना हो सकता है आसान हो जाए। उनका मानना था कि अंग्रेजी न सीख पाने की जो भाषा विवशता होगी, क्योंकि देखो घर में मातृभाषा प्रयोग होगी, बाहर हो सकता है उस राज्य में मराठी, जैसे मराठी
बाहर भी प्रयोग होती है, घर में भी प्रयोग होती है, तो वो बालक अच्छे से होगा। लेकिन अंग्रेजी सामने वाला किस तरह से लेगा, वो बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा, इस ऊहापोह में वो क्या हो जाता है, कुंठित हो जाता है। उस बालक को क्या कर देगी, कुंठित बना देगी, उसको निराशा में भी भेज सकते हैं। ये हम उस लेवल की बात करें, निम्न लेवल पे नहीं, हमारे घर मोहल्ले वालों नहीं, अगर हम कहीं बाहर जाएंगे तब वहाँ पर हमें अंग्रेजी नहीं आएगी। आप साउथ में चले जाइए, अंग्रेजी का इतना प्रचलन है कि आप या तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोले या अंग्रेजी बोले। तो हमको जो हिंदी आती है या हमारी जो मातृभाषा है वो वहाँ नहीं चलती, हिंदी नहीं चलेगी, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आपको आती है तो आप थोड़े से आपके लिए वहाँ आसानी रहेगी। नहीं तो आज भी इतनी आसान नहीं है। तो आप सोचिए उस समय अंग्रेजी भाषा को लेकर किस तरह की दुविधाएं या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर उन्होंने माध्यम किसको बता दिया, मातृभाषा। ठीक है, आगे चले अब राष्ट्रभाषा। फिर वो एक राष्ट्रभाषा के पक्ष में थे। तिलक ने कहा कि सीधी सी बात है, भारत जो विविधताओं का देश है, तिलक भारत की सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता से जुड़े हुए थे, उन्हें पता था। फिर भी उन्होंने कहा कि कम से कम एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से भारतीयों को संपूर्ण भारत में जिसका प्रयोग किया जा सके। क्योंकि संपूर्ण भारत में अगर आप जाते हैं और आप वहाँ कनेक्ट करना चाहेंगे तो अगर भाषा के बिना किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं किया जा सकता। तो इसमें देखें तो तिलक हमारी भारतीय विविधताओं को, भाषाओं की लेकर हो चाहे भौगोलिक हो, किसी भी तरह की जो सांस्कृतिक विविधता हो उसका अध्ययन था या उनकी जानकारी में थी। तो उन्होंने क्या कहा, भाषाई एकता भी राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सकते हैं। अतः हिंदी भाषा को, यानी हिंदी के समर्थक थे, अतः हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करते थे। अब देखो हिंदी ही क्यों, क्योंकि एक तो बड़े वर्ग के द्वारा बोली जाती थी और दूसरी बात हिंदी में कई भाषाओं के, संस्कृत के भी शब्द हैं, अरबी के भी हैं। मतलब हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें कई भाषाओं के शब्दों का मेल है, यानी हिंदी की जो ग्रहणीय क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उस क्षमता के कारण हिंदी में हर भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं और हिंदी को भारत में प्रयोग उत्तर से दक्षिण, अभी तो थोड़ी सी भाषा को लेकर कंट्रोवर्सी रही है आज़ादी के बाद से। भाषाई आधार पर जो राज्यों का निर्धारण जब से हुआ है या पुनर्गठन आयोग ने जब भाषा के आधार पर स्वीकृति दी थी तब उसको लेकर एक विरोध था पहले भी थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादातर हिस्सों में हिंदी का प्रचार प्रसार धीरे धीरे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और वैसे 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कोई संस्कृत दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे, तो 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो हिंदी की वर्तमान में भी प्रासंगिकता को बताता है। धीरे धीरे हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो वहाँ भी वो किसको समर्थन कर रहे हैं, हिंदी का समर्थन करते हैं, ताकि हम जब भी भारत में कहीं भारत को कहीं भी जोड़ने की बात आएगी, भारत की एकता की बात आएगी, तो भाषा के आधार पर वहाँ हिंदी को स्वीकार किया मिस्टर तिलक के द्वारा। आगे चलते हैं, पूरी तरह से विचार आ जाते हैं हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी आज भी ये विरोध चलता ही रहता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस भाषा को किस तरीके से लेते हैं।
तकनीकी शिक्षा, ये मैंने बताया इसका जो दूसरा पक्ष था। यानी केवल किताबी ज्ञान की बात नहीं करते थे तिलक, क्योंकि उनके लिए क्या जरूरी था, क्योंकि वह भारतीयों को तकनीकी आधार पर, ये तिलक ने भी इसका समर्थन किया था। आपने देखा होगा वोकेशनल जो कोर्स आते हैं तकनीकी आधार पर सक्षम बनाना चाहते थे, ताकि भारत में भी औद्योगिक क्षमता विकसित की जा सके और तकनीकी आत्मनिर्भरता अब कुछ लोग कहते हैं, अब मैंने वो मूवी नाम भूल गया मैं, आयुष्मान खुराना की जो मूवी आई थी उसमें ये सिद्ध किया गया है कि भारतीयों ने राइट ब्रदर्स से पहले ही क्या कर दिया था, प्लेन हवाई जहाज का निर्माण कर दिया था, वो भी अंग्रेजी काल में ही। लेकिन अंग्रेजी सत्ता ने उसका प्रचार प्रसार नहीं किया, या उन राइट ब्रदर्स जो थे उन्हें इस बात का श्रेय दिया गया कि उन्होंने वायुयान का निर्माण किया। हालांकि पहला प्रयास जो भी है, मतलब स्टार्टिंग या कुछ कमी थोड़ी बहुत रही थी, उस कमी को दूर करके उन्होंने उड़ा दिया था प्रॉपरली, जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो स्टार्टिंग थी या जो कुछ कमियों के साथ, थोड़ी छोटी सी कमी के साथ किसी भारतीय ने ही वायुयान उड़ाने का सफल परीक्षण या प्रयोग कर लिया था। तो वो कहीं ना कहीं हमारी कैपेसिटी कहीं कम नहीं है, हम तकनीकी रूप से पिछड़े हुए नहीं हैं, लेकिन हमें वो चांस नहीं मिला, या उस तरह का वातावरण नहीं मिला, या उस तरह का प्रचार प्रसार भारतीयों को नहीं मिला। इसका भी दर्द कहीं ना कहीं तिलक के मन में रहा। इसलिए उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा भी बराबर दी जानी चाहिए। सिर्फ किताबी ज्ञान या कोरे अक्षर ज्ञान से भारतीयों का कल्याण नहीं होने वाला है। जिस भौतिक और नैतिक कल्याण की चर्चा हमने पहले की है, वो भौतिक और नैतिक कल्याण अगर पाना है तो उसके लिए तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। तिलक खुद भी कई भाषाओं के जानकार थे, कई प्रकार की उनको ज्ञान था, विदेश यात्रा की है उन्होंने, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पीछे नहीं थे। लेकिन बस दिक्कत यही थी कि वो भारतीयता को उन्होंने छोड़ा नहीं है। आगे चले, उनकी शिक्षा नीति का जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है धार्मिक शिक्षा। किसकी बात कर रहे हैं हम? धार्मिक शिक्षा की। और धार्मिक शिक्षा जो है, उस धार्मिक शिक्षा में अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांधी और तिलक में कहीं ना कहीं समानता है धर्म और राजनीति को साथ साथ रखने की। तिलक ने भी राजनीति को साथ रखने का प्रयास किया, गांधी ने भी राजनीति को और धर्म को साथ रखने का प्रयास किया। तिलक धर्म और राजनीति दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते थे, या ज़्यादा वो धर्म पर ही जोर देते थे। ठीक है, पूरक मानने का कारण इतना सा है कि भारत में आरंभ से ही राजा को धार्मिक प्रतिबंध ज़्यादा है। आप भी आज देखेंगे कि भारतीयों को चाहे सजा से डर नहीं लगता हो, पाप से डर लगता है। धर्म के आधार पर उन्हें कुछ लोग तो बेवकूफ़ बनाना कहते हैं कि भारतीयों को धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि भारतीयों को धर्म के नाम पर आप
उनके व्यवहार धर्म ने ही भारतीयों के आचरण को रोके हुए है कि वो इतने निम्न स्तर पे नहीं जाते। आज भी विदेशों से हमारे यहाँ आध्यात्मिकता सीखने के लिए लोग आते हैं, तो आध्यात्मिकता कहीं ना कहीं धर्म का एक पार्ट है। विवेकानंद हों या जितने भी धर्म गुरु हों या विश्व गुरु जो भारत से जाकर विदेशों को या राष्ट्र को या दुनिया को जो प्रतिनिधित्व देने की क्षमता रखते थे या एक दिशा देने का प्रयास किया, वो कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से जुड़े, धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। उनके लिए धर्म का स्वरूप अलग हो सकता है, आम आदमी के लिए धर्म का स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन तिलक का जो धर्म है वो ये कहता है कि धर्म के माध्यम से ही जो व्यक्ति है उसमें सच्चरित्रता का विकास होता है। तिलक की शिक्षा नीति धार्मिक सद्भाव पर आधारित है। तिलक स्वयं हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध जो भी है, आदि धर्मों की शिक्षा नीति को विश्वास को शिक्षा में शामिल करने का समर्थन करते हैं। शिक्षा में शामिल करने का समर्थन करते थे, यानी प्रत्येक धर्म के मानने वाले को उसके धर्म के अनुसार शिक्षा दिया जाना गलत नहीं है। आज आप देखते हैं कि मदरसे में भी पढ़ाई कराई जा सकती है, जैन विश्वविद्यालय अलग हैं, बौद्ध संस्कृति या बौद्ध शिक्षा केंद्र अलग हैं, जैन शिक्षा केंद्र अलग है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो आप जाएंगे कोर्सेज या तो अलग अलग हैं, संस्थान अलग अलग हैं, लेकिन हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए भी अपने अपने धर्म के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हमें प्राप्त है। हम अपने कोई भी किसी भी धर्म की शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म के बारे में आप भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, हिंदू धर्म का अध्ययन मुस्लिम्स के द्वारा भी किया जा सकता है। सभी तरह की ये शिक्षा नीति जो थी वो धार्मिक सद्भाव पर आधारित है। आज से ही नहीं, तिलक के समय से ही हमारी शिक्षा नीति इस तरह से रही है, और अंग्रेजों के आने से पहले भी इसी तरह की थी। लेकिन अंग्रेजों के आने के कारण इस तरह की जो विचारधारा है उस विचारधारा में परिवर्तन आया, या अंग्रेजों ने हमारे यहाँ फूट डालने के लिए इस तरह की शिक्षा नीति को विकसित किया जिससे कि भारतीयों के आपसी जो मतभेद हैं वो उजागर हो, सामने आए, चाहे वो धार्मिक में हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, वो सभी प्रकार के मतभेदों को बढ़ाने का काम किसने किया? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने या अंग्रेजी व्यवस्था ने। इसको सुधारने के लिए तिलक कह रहे हैं कि धार्मिक शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, विरोध वहाँ, दिक्कत वहाँ आती है जब आप अपने धर्म का सम्मान करते हैं और दूसरों के धर्म का विरोध करते हैं। तो लेकिन तिलक की शिक्षा नीति में कहीं भी इस तरह का कोई समर्थन नहीं है दूसरे धर्म के विरोध करने वालों का, या अपने धर्म को ज़्यादा तवज्जो देने का प्रयास तिलक के द्वारा नहीं किया गया। लेकिन एक बात जरूर तिलक ने कही कि वो जो ईसाई मिशनरी थे, ईसाई मिशनरियों के द्वारा कॉलेजों में या स्कूलों में दबाव पूर्वक ईसाई बनाए जाने का उसका तिलक ने क्या किया? विरोध किया। उसका तिलक विरोध करते थे। एकमात्र ये बात है धार्मिक आधार पर उनके विरोध की, तो ये गलत भी है। आज भी नहीं, पहले भी नहीं, आज भी इस बात पर विवाद होते हैं, विरोध होते हैं, क्योंकि हमारी जो मानसिकता रही है वो यही रहती है कि हम किसी को ज़बरदस्ती किसी भी दबाव में या विरोध में शामिल नहीं करें। ठीक है,
अब उसके आधार पर आप देख रहे हैं कि आज भी ऐसे काम हो रहे हैं जहाँ पर एक धर्म के व्यक्ति को ज़बरदस्ती दूसरे धर्म में कन्वर्जन जो है उस कन्वर्जन का विरोध आज भी किया जा रहा है। ये व्यवस्था आज भी चल रही होती है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा को उस माध्यम में नहीं जोड़ा जाता या शिक्षा के माध्यम से ऐसा करना गलत माना जाता है। ठीक है, ऐसा ही तिलक भी मानते थे। आगे चलें, जो उनका शिक्षा से जुड़ा हुआ जो पॉइंट अंतिम वो है राजनीतिक शिक्षा। राजनीतिक शिक्षा तिलक इस प्रकार की शिक्षा का समर्थन करते थे। जिससे कि नागरिकों को उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। अभी आप कहेंगे सर अभी तो आपने उखाड़ने के लिए मना किया था। ये मैंने कहा था 1908 के बाद का परिवर्तन, और उन्होंने शिक्षा के लिए काम करना कब शुरू कर दिया था? 1908 से पहले ही। तो तब उनकी सोच इसी तरह की थी। वे यानी भारतीय नवयुवक। इसके लिए तिलक नवयुवकों को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहते थे, और वो शिक्षा के माध्यम। तो आप ये ध्यान कर लें कि तिलक जो कि एक लॉयर भी हैं, और लॉयर होने के साथ साथ उन्होंने एजुकेशन को अच्छे से जाना सीखा और उसकी वीकनेस को देखा, और इसके लिए उन्होंने अपने अपने प्लान प्रस्तुत किए, और उन प्लान्स को इस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहा कि जिससे वह भारतीयों का पूरी तरह से भारतीयों का प्लान लगे। कहीं से भी उसमें भारतीयों के अलावा किसी अन्य संस्कृति की भनक या महक नहीं आनी चाहिए। ऐसा उन्होंने प्लान तैयार किया था। अब ये मैंने आपको बताया कि तिलक के साधनों के प्रति दृष्टिकोण कैसे थे। अब जो अंतिम बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद जो लास्ट जो बिंदु था, हमने कल भी उस बिंदु को नोट किया था। उस बिंदु में आप देखिए वो था हिंसा के प्रति उनका कैसा विचार था, या हिंसक जो साधन थे उनके प्रति क्या मानते थे। ये पूछ लिया जाता है कई बार, इसलिए हिंसक साधनों के प्रति दृष्टिकोण। अब देखिए उस समय भारत की बहुसंख्यक जनता जो है, भारत की बहुसंख्यक जनता पर ये निर्भर करता है कि वो किस तरह से अपने राष्ट्र को जागरूक करना चाहती है। अब जैसे कि भारत की जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था देख लें या उसके बाद की व्यवस्था देख लें,
वहाँ पर क्षत्रिय वर्ण को ही अधिकार दिया गया है कि वह शस्त्रों का प्रयोग करे या उसके लिए उचित माना गया। ठीक है, हालांकि आवश्यकता पड़ने पर कहीं कहीं ब्राह्मणों ने, कहीं कहीं क्षत्रियों ने, कहीं कहीं स्त्रियों ने भी, कहीं कहीं किसानों ने भी सशस्त्र विद्रोह किए हैं या सशस्त्र आंदोलन करने का प्रयास किया है। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुसंख्य, मैंने बार बार कहा है, बहुसंख्य भारतीय जो हैं वो हिंसा के रास्ते को गलत मानते हैं। तिलक जो थे राष्ट्रीय आंदोलन में हिंसक साधनों का प्रयोग वर्जित मानते थे। समर्थन नहीं करते थे, पहली बात ही ध्यान रखना। लेकिन उन्होंने, अब देखें आप 1908 में जो हिंसा हुई थी, या हम कह दें अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया था। कैसे किया? उन्होंने कहा कि अन्यायी को मार देना या अन्यायी की हत्या कर देना किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। उन्होंने कृष्ण का उल्लेख करते हुए कहा कि कृष्ण ने गीता में कहा है कि अन्यायी की अगर आप हत्या कर देते हैं तो आप पाप के भागी नहीं है, या आपने कोई पाप नहीं किया है, कोई गलत आचरण आपने नहीं किया है। इससे प्रेरित होकर ही रास बिहारी बोस, खुदीराम बोस ने क्या किया? विस्फोट करने का प्रयास कर उस मजिस्ट्रेट को मारने की कोशिश की, लेकिन वहाँ 2 महिलाएं मर गई। वो मजिस्ट्रेट जो था, वो अधिकारी जो था, अंग्रेज अधिकारी, वो बच गया था। तो अब वहाँ पर उन्होंने खुद हिंसा नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं उस हिंसा का क्या कर दिया है? इनडायरेक्टली एक माहौल तैयार कर दिया। कहीं भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा कि अब वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते उन्होंने खुदीराम को कहा भाई जाकर उसको मार दो, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो कहा, उनको जो लगता था उन्होंने ऐसा कहा, या जो गीता के बेस पर उन्होंने कहा। पत्रकार थे ना, LLB भी कर रखी थी, तो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे सीधा सा कि भाई जाओ और उसकी हत्या कर दो। लेकिन उन्होंने जो उदाहरण दिया, जो रेफरेंस दी, उस रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए जिस व्यक्ति ने जैसा समझा उसके आधार पर उन्होंने वो कृत्य कर दिया, और उसके आधार पर तिलक को क्या दे दिया गया? दंड दे दिया गया। लेकिन कहीं भी तिलक ने हिंसा का या प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्टली हिंसा का समर्थन नहीं किया है। ठीक है, या हिंसक साधनों का समर्थन नहीं किया। वो उग्रता थी उनके विचारों में, उग्र विचार जरूर थे लेकिन हिंसक विचार नहीं थे। कहीं भी किसी भी प्रकार की हिंसा का उल्लेख नहीं आता है। अगर आप इसी बात को देखते हैं तो आप ये देखें कि जो चोरा चोरी कांड में जिन, अब अगर मैं कहूँ कांग्रेस अगर बिल्कुल हिंसा में विश्वास नहीं करती थी, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा उन लोगों का मुकदमा लड़ा गया जिन्होंने 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी में जो कांड हुआ था उसमें पुलिस वालों को जलाकर मार दिया था। ठीक है, वहाँ पर हिंसा हुई है, लेकिन मदन मोहन मालवीय जो कि नरमपंथी माने जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने वकील होने की वजह से, मैंने कहता कांग्रेसी होने की वजह से या किसी व्यक्ति विशेष की वजह से, उन्होंने वहाँ एक वकील होने की वजह से उन लोगों का मुकदमा लड़ा और जीता, और उन लोगों को रिहा करा दिया जिन्होंने थाने में आग लगाकर कुछ सिपाहियों के, पुलिस वालों की हत्या कर दी थी एक तरीके से। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। ऐसे मैं भी यहाँ बता रहा हूँ, तो क्या वो मदन मोहन मालवीय हिंसा का समर्थन करने वाले होंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास चलते रहे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वार्ता जैसी प्रकट होनी चाहिए थी वैसी प्रकट नहीं हो पाई है। हो सकता है कई बार विचारों को समझने में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए। इस तरह के जो विचार रहे हैं वो प्रत्यक्ष होते मिस्टर तिलक, तो हम पूछ लेते भाई, है ना, क्या आपके हिंसा में विचार हैं या नहीं, आप हिंसा में किस तरह से बिलीव करते हैं। अब भारत ने भी तो, हम भी तो कहते हैं भारतीय, कि हमने जो परमाणु बम बनाए हैं या परमाणु विस्फोट जो हमने किया है वो हमने आत्मरक्षा के लिए किया, किसी दूसरे पर डराने धमकाने उसको ब्लैकमेल करने के लिए नहीं किया। तो क्या हम हिंसक हो गए? नहीं, हम तब तक उसी रूप में हैं जब तक हम पर कोई अटैक नहीं किया जाएगा। अगर हम पर अटैक किया जाएगा तो हम उसका जवाब देंगे, उसका बदला नहीं लेंगे, उसका जवाब देंगे। जितना लिमिट में आएगा उतनी लिमिट में उसको कर देंगे। तो ये थोड़ा सा विचार है, ऐसा कुछ विचार इनका रहा होगा। तो हम हिंसा को पूरी तरह से आज के युग में भी नहीं छोड़ सकते,
जबकि लोकतंत्र ज़्यादा राष्ट्रों में आ गया। और तब राजतंत्र था, तब आप सोच सकते हैं कि हम किस तरह से पूरी तरह से हिंसा का परित्याग कर सकते थे। ठीक है, तो हिंसा का समर्थन किया किस रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से। यह समर्थन किया, मैं ये बता रहा हूं कि उन्होंने कौन सा आधार वाक्य दिया जिसके आधार पर खुदीराम बोस ने वो कृत्य किया। लेकिन तिलक हिंसा के माध्यम से कोई कार्य नहीं करना चाहते थे। उन्होंने खुद भी कहा है कि मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं अहिंसा का भी पुजारी नहीं हूं। मैं अहिंसा का भी पुजारी नहीं हूं। अब इसे मतलब थोड़ी है कि वही है जैसे शाम को आप न दिन कह सकते न रात कह सकते। शाम का जब मौसम होगा तो ऐसे ही नहीं आप हिंसक कह सकते न अहिंसक कह सकते। परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि वहाँ की गई हिंसा उपयुक्त है या वहाँ की गई हिंसा अनुपयुक्त है। ठीक है, तो इसी तरह हम देखते हैं कि जो तिलक ने जो विचार दिए हैं राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर, स्वराज्य को लेकर, स्वदेशी को लेकर, उन विचारों के आधार पर हम तिलक का अगर आकलन करते हैं तो ये प्रथम वक्ता थे या प्रथम व्यक्ति थे जो इतना प्रखर होकर जिस तरह से उन्होंने अपने आचरण से ब्रिटिश सरकार को हिलाने का प्रयास किया या अपने विचारों या अपने ओजस्वी भाषणों से ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के अनुरूप सोचने पर मजबूर करने की जो कोशिश की थी, उस कोशिश का ही परिणाम था कि आगे जाकर इनके विचारों को किसी न किसी रूप में गांधी के द्वारा अपनाया गया, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले भी। और उन्हीं के आधार पर जो भारतीय अस्मिता या भारतीय नैतिकता जो बची रही थी वो मिस्टर तिलक के प्रयासों का ही परिणाम थी। अब हमारा जो इस टॉपिक में जो बच रहा है उसकी चर्चा हम कर सकते हैं। जनरली हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम या तो देखेंगे गांधी और गोखले के विचारों में क्या समानता असमानता रही या किस किस तरह के प्रश्न यहाँ पर तैयार हो सकते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए उपयोगी होंगे। ठीक है, तो आप एक बार इसको देखें, सामने सोचें और प्रश्न ये बड़ा आने की संभावना रहती है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लें। हालांकि चीज़ें बहुत सारी हैं, तिलक 5-10 पन्नों में समेटने वाले व्यक्ति नहीं हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि उनको ये गणेश और शिवाजी उत्सव की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। ऐसा कहा जाता है कि यूनान में जो खेल होते हैं, एथेंस जो ओलंपिक जो खेल होते हैं, वो ओलंपिक खेल कहीं ना कहीं उन्हें प्रेरणा देते थे। वो खेल भी जब खेलता है आदमी तो इकट्ठा ही होता है, मिलजुल कर टीम बनाकर जीतने का लक्ष्य लेकर चलता है। तो इस तरह के विचार रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी जगह से अच्छी अच्छी चीज़ों को ढूंढ कर लाने का प्रयास किया, जिससे कि भारतीयों में राष्ट्र के प्रति एक जोश पैदा किया जा सके, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की जा सके, ऐसा करने के लिए। ठीक है, फिर अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी रखिए। डे बाय डे आपको बाइट्स मिल रही हैं तो आप उनका प्रयोग करें और उनके आधार पर आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें और अपने नोट्स तैयार करें जैसा आप समझ पा रहे हैं, जितना आपके समझने में आ रहा है उस तरीके से। हालांकि तिलक के द्वारा जो ये प्रयास किए गए उनसे भारतीयों का मनोबल बढ़ा और ब्रिटिश सरकार को भारत में प्रशासन करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी। तिलक की ही योजना थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ, एक तरह से हिंदू और मुस्लिम में क्या हुआ, एक समझौता हुआ, एक जगह आकर वो इकट्ठे बैठने लगे, प्रयास चल रहा था। मैं नहीं कहता हूँ कितना सफल हुआ, क्योंकि अंत हमारे यहाँ अगर अंत भला तो सब भला होता है, लेकिन हमारे यहाँ अंत अच्छा नहीं हुआ आज़ाद अंग्रेज़ों के जाने का, तो उसका थोड़ा गम रहता है। शायद तिलक होते तो उन्हें भी बड़ा अफसोस होता और ऐसा माना जाता है कि तिलक ऐसा होने ही नहीं देते क्योंकि उनकी पैठ दोनों वर्गों में बराबर थी और वो तुष्टिकरण की नीति नहीं, समानता के पक्ष को लेकर चलते थे। गांधी ने भी प्रयास किए हैं, लेकिन गांधी कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की नीति अप्लाई करते थे या कोई ऑप्शन ही नहीं था, ऐसा मान सकते हैं उनके पास। लेकिन तिलक की पैठ बराबर थी और वो बिल्कुल एक संतुलित या सद्भाव वाला जो समाज था उसको बनाने का प्रयास करते थे। इसलिए हम याद करते हैं 23 जुलाई 1856 और 1 अगस्त 1920 के दरमियान एक व्यक्ति ने भारतीय राजनीति को एक दशा और दिशा देने का प्रयास किया था। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें। धन्यवाद।